लाइन है। शुरुआत हमको करनी है। ऑफलाइन है जी नहीं, बोलिए सर, शुरू कीजिए। वरेश जी, आप ऑनलाइन हैं, आप शुरू कर सकते हैं। जी, शुरू करें सर। जी बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं वरेश कुमार, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रतनपुरवा पनीरा महाराजगंज से। साथियों, आज हम लोग आपके बीच में बहुत ही एक आवश्यक प्रशिक्षण के रूप में आपके सामने हम आए हुए हैं। और आज का जो एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम है, वो जो हमारे विद्यालयों में अभिलेख रखे जाते हैं उनके विषय में है, जिसे स्कूल डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्किल, विद्यालयी अभिलेखीकरण एवं वित्तीय दक्षता के ऊपर हम लोग आज एक दिवसीय वेबिनार का ऑनलाइन आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि किया जाता है, हमारे बीच में हमारे डाइट महाराजगंज के प्रवक्ता श्री अर्जुन शाही जी मौजूद हैं, जिनके आशीष वचन लेते हुए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं श्री अर्जुन शाही प्रवक्ता डाइट महाराजगंज को आमंत्रित करता हूं कि वो हम लोगों को कार्यक्रम की शुरुआत की इजाजत दें और अपने आशीष वचन दें। धन्यवाद सर। मैं अर्जुन शाही, डाइट प्रवक्ता महाराजगंज, इस एक दिवसीय वेबिनार डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्किल प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय पे 14 तरह के रजिस्टर रखे जाते हैं। कुछ प्रशासनिक होते हैं और कुछ वित्तीय होते हैं, जिसकी जानकारी होना जो शिक्षक लोग हैं उनको बहुत आवश्यक है। बिना इसके ठीक से क्रियान्वयन के आप काम बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। इसी पे इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। और जो नए शिक्षक अभी ज्वाइन किए हैं, खास करके उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतर है प्रशिक्षण। उनको इसमें भाग लेना चाहिए कि उसका रख रखाव कैसे करें। कोई आता है सपोर्टिव सुपरविजन के लिए तो रजिस्टर को देख सके, आसानी से देख सके और विद्यालय की जो स्थिति है उसके बारे में जान सके। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। और ये बहुत ही काम की चीज है। जब आप विद्यालय में जाएंगे, वित्तीय लेन देन करते हैं, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, चेक को कैसे रखा जाएगा या उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में ये सत्र है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का और मैं चाहूंगा कि वरेश जी आगे इस रजिस्टर के बारे में पूरी डिटेल्स बताएं। जी धन्यवाद अर्जुन जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि नए विद्यालय नए शिक्षकों के लिए और खास करके प्रधानाध्यापकों के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक है। मुख्य रूप से आज का जो वेबिनार रखा गया है वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के लिए रखा गया है, जिन्हें जो नए तरीके से जो अभिलेखीकरण करना है और वित्तीय संसाधनों का जो रखरखाव करना है उसके बारे में उन्हें अवगत कराया जाए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे चूंकि मिशन प्रेरणा के तहत हमारा जो विद्यालय लिए गए हैं, जिसके तहत कार्यक्रम कल चल रहा है, इसमें बहुत ही हमारे बीच में हमारे एसआरजी महोदय, हमारे एआरपी महोदय और डाइट के मेंटर के रूप में विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु विद्यालय में अवलोकन किया जा रहा है। तो हमारे डाइट मेंटर हमारे बीच हमारे राम जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा वो प्रकाश डालें कि जब विद्यालय में अवलोकन करने के लिए वो जाते हैं तो किस तरह के रख रखाव या विद्यालय अभिलेखीकरण के संबंध में वो किस तरह की चीजों को देखते हैं या किस तरह की कमियों को पाते हैं, क्या सुधार होने चाहिए, इस थोड़ा सा अपने अनुभव को यहाँ शेयर करें। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। श्री राम जी, इंचार्ज प्रशिक्षण डाइट महाराजगंज। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी शिक्षक जानते हैं कि अब से पहले जो देखा जाए इस वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की बात की जाए, इस वित्तीय वर्ष में काफी चीजें बदली हैं। कोविड-19 की वजह से भी काफी सारे बदलाव आए हैं।
इससे पहले अगर 2019-20 की बात किया जाए तो विद्यालयों में बहुत सारे रजिस्टर हुआ करते थे। अब जैसा कि जानते हैं 34 से 35 रजिस्टर हुआ करते थे, जिसपे काफी बर्डन होती थी। कई ऐसे रजिस्टर होते थे जिनकी उपयोगिता भी पूरे साल में नहीं होती थी। ऐसे रजिस्टरों को इस वित्तीय वर्ष में हमारे एसपीडी सर जो हैं उन्होंने उस पर विचार किया, और विचार करने के बाद उन 34-35 रजिस्टरों को केवल 14 प्रमुख रजिस्टरों में समाहित करते हुए और सम्मिलित करते हुए 14 रजिस्टरों को रखा है। उस 14 रजिस्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आज पूरा आज का एक दिवसीय वेबिनार जो है वो आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में जब हम लोग सपोर्टिव सुपरविजन में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रजिस्टरों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अभिभावकों के अभिभावक जो हैं एसएमसी के सदस्य हैं उनके रजिस्टर हुए। जब भी कोई अधिकारी या एआरपी, एसआरजी या डाइट मेंटर जाते हैं तो आप लोग विजिट रजिस्टर रखिए, ताकि कभी कभी ये होता है कि हमसे पहले भी कोई बहुत सारे आप देखे होंगे, आप लोग अनुभव किए होंगे कि कोई एआरपी अगर जा रहे हैं विजिट करने तो उससे पहले बीओ साहब पहुंचे होते हैं या डाइट मेंटर पहुंचे होते हैं या एसआरजी की टीम पहुंची होती है उस विद्यालय में। तो अगले जाने वाले जो भी टीम होती है सपोर्टिव सुपरविजन के लिए, तो उनको एक आप निरीक्षण पुस्तिका अगर रखते हैं उस पर अगर सभी लोगों को सिग्नेचर करते हैं तो पता चल जाता है कि हमसे पहले कौन विद्यालय पे आज की तिथि में आए हैं या पूर्व की तिथियों में कौन ऐसे शिक्षक हैं या अधिकारी हैं जो यहाँ आए हुए हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है। तो मैं अभी सभी शिक्षक साथियों से मैं चाहूंगा कि जब भी हम लोग विजिट करने जाएं तो आप अनिवार्य रूप से जो भी अधिकारी हों उनसे विजिट रजिस्टर पे आप साइन जरूर कराएं और विजिट रजिस्टर भी बनाएं। उस रजिस्टर पे भी विस्तार से हमारी जो टीम होगी आज बातें करेंगी। तो बहुत ज्यादा मैं भी समय नहीं लूंगा। हमारे साथ एसआरजी कृष्ण मोहन पटेल जी हैं और सत्य प्रकाश वर्मा जी हैं, नागेंद्र चौरसिया जी हैं, वरेश जी हैं, और भी साथ में और भी हमारे अतिथि जो हैं जल्दी ही जुड़ने वाले हैं और बहुत सारी जिसपे चर्चाएं होंगी। और आप ये प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी होगा, खासतौर पर हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक के साथ साथ हमारे जितने भी असिस्टेंट टीचर हैं या नवनियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। वरेश जी आप, मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को रजिस्टर के बारे में बताएं। ठीक है सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद राम जी, आपने अपने अवलोकन के बिंदुओं को यहाँ पर रखा। साथियों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे बीच में हमारे एसआरजी टीम के श्री कृष्ण मोहन पटेल जी, श्री सत्यप्रकाश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा कार्यक्रम को शुरुआत करके मैं उनके भी विचार जानना चाहूँगा कि वो जब सुपरविजन के लिए जाते हैं तो किस तरह की चीज़ों को वहाँ पाते हैं और किस तरह के अभिलेखीकरण की कमियाँ वहाँ पर वो देखने को उनको मिलती हैं। थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड और ऐसा भी है जिसमें सपोर्टिव सुपरविजन किस प्रकार से होगा, तो उसके बारे में भी वो प्रकाश डालेंगे। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। हमारे बीच में नागेंद्र चौरसिया जी हैं जो वित्तीय दक्षता के बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा अभिलेखीकरण जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसके बारे में शुरुआत करता हूँ। स्लाइड प्रेजेंट हो रही है सर? सर स्लाइड प्रेजेंट हो रही है सर? जी सर, आप स्लाइड प्रेजेंट हो रही है। साथियों, शुरुआत करें हम स्कूल डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्किल की एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम की। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि विद्यालयों में पुराने जो अभिलेख हुआ करते थे वे लगभग करीब 40 प्रकार के अभिलेख रखे जाते थे, जिनको हम 6 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत कैश बुक, लेजर बुक, चेक निर्गमन, बैंक समाधान, आय व्यय पंजिका, गार्ड फाइल, रसोइया, अनुदेशक का मानदेय। इसी तरह से पर्यवेक्षणीय अभिलेख में अध्यापक उपस्थिति पंजिका, अनुदेशक उपस्थिति पंजिका, शिक्षा मित्र उपस्थिति पंजिका, प्रेरक उपस्थिति पंजिका, रसोइया उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, लॉग बुक, एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका, अध्यापक दैनिक नंदनी। प्रोत्साहन वितरण अभिलेख के अंतर्गत निशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निशुल्क बैग वितरण पंजिका, निशुल्क परिधान वितरण पंजिका,
इसी प्रकार से शुल्क संबंधी अभिलेख भी रखे जाते थे। इसमें तो बंद है, लेकिन आज से काफी 10-15 साल पहले की बात है जब हम शुल्क संबंधी अभिलेख भी रखे जाते थे, जिसमें विकास अभियान शुल्क पंजिका, क्रीड़ा शुल्क पंजिका, विज्ञान शुल्क पंजिका, स्काउट शुल्क पंजिका, रेड क्रॉस शुल्क पंजिका, वाचनालय शुल्क पंजिका, टीसी शुल्क पंजिका आदि भी रखे जाते थे। वर्तमान में तो आरटी एक्ट के अंतर्गत निःशुल्क सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरह के अभिलेख भी रखे जाते थे। समिति संबंधी अभिलेख जो है विद्यालय प्रबंध समिति पंजिका, ग्राम वार्ड शिक्षा समिति पंजिका, लोक शिक्षा समिति पंजिका, मध्याह्न भोजन समिति पंजिका जिसमें नियुक्ति की बात की जाती थी, शिक्षक अभिभावक संघ पंजिका, मीना मंच पंजिका, बाल मंत्रिमंडल एवं बाल समिति पंजिका। और इसी तरह से अन्य अभिलेख भी रखे जाते थे, जिसमें स्टॉक रजिस्टर, प्रवेश पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, ऊंचाई भार पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, जो बुक बैंक जो रखे जाते थे, परीक्षा फल पंजिका, स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, अवकाश पंजिका, बाल गणना पंजिका, मीना रेडियो प्रोग्राम रजिस्टर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत पंजिका आदि। इस तरफ से लगभग करीब 40 प्रकार के रजिस्टर या पंजिकाएं हम अपने विद्यालयों में रखते थे। लेकिन टाइम एंड मोशन स्टडी के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने 14 अगस्त 2020 को एक निर्देश पारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विद्यालयों में इतने सारे रजिस्टर्स रखना बहुत ही दिक्कत हो जाता है और उस पर सही से उपयोग भी नहीं हो पाता। तो इस तरह वो सारी चीजों को कुछ उसमें से हटा दिए गए हैं और कुछ को समावेशित करके जो है नए अभिलेख जो रखने की बात हुई है विद्यालयों में, या जैसे हमारे जो एसआरजी टीम, हमारे एआरपी टीम, हमारे डाइट मेंटर्स विद्यालयों में जाएंगे, बीओ हैं, बीएसए साहब हैं और बाहरी टीम भी आने वाली है जो विद्यालयों में अवलोकन करेगी। तो ये नए अभिलेख जो है 14 प्रकार के अभिलेख ये रखे जाएंगे और ये 14 जो अभिलेख हैं ये हमें शासन द्वारा प्राप्त होंगे और ये पूरे जिले में एक रूपता बनाए रखेंगे। मतलब एक तरह के होंगे, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि छात्र उपस्थिति पंजिका एक अलग प्रकार की से किसी विद्यालय में होती है, किसी विद्यालय में दूसरी तरह से होती है, एसएमसी रजिस्टर अलग अलग प्रकार से रखे जाते हैं। तो इस तरह से मतलब एक रूपता बनाने के लिए ये 14 प्रकार के पंजिकाएं या रजिस्टर जो है वो शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जो हमारे विद्यालयों में अवलोकन के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। तो इसे सही तरीके से रखना, कैसे इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और क्या चीजें इसमें हैं, बहुत सारी चीजें हम सभी शिक्षकगण जानते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो बहुत सालों से इसको क्रमवार करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने को थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें इन 14 रजिस्टरों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार से आते हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम इस पहले पार्ट 1 जो हम डॉक्यूमेंटेशन लेके चल रहे हैं, इसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे, वित्तीय चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो आपके चैट बॉक्स में जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर हम अपने साथियों के साथ मिलकर देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 14 प्रकार के जो रजिस्टर रखे जाएंगे विद्यालयों में वो है मुख्य रूप से शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका,
आप जारी रखिए। अनम्यूट है सर, अनम्यूट हो लीजिए। वरेश सर अनम्यूट हो लीजिए आप। वरेश सर अनम्यूट हो लीजिए। वरेश, हाँ जी, अनम्यूट हो लीजिए, शेयर कर लीजिए स्क्रीन दोबारा सर। शेयर हो रहा है सर? स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। हो रहा है सर? अभी नहीं, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क की आ गई थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। जी स्क्रीन अब शेयर हो रहा है। जी सर। अब जहां थे वहीं से शुरू कीजिए सर। तो साथियों, हम अब प्रशासनिक अभिलेख के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो 14 रजिस्टर है उसमें 10 रजिस्टर प्रशासनिक अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। इन प्रशासनिक अभिलेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण और नई चीज जो जोड़ी गई है, नई नहीं कहूंगा लेकिन मतलब एक आवश्यक रूप से जोड़ी गई है, वो है शिक्षक डायरी। तो थोड़ा सा हम लोग शिक्षक डायरी पर सर विस्तार से बात करेंगे। शिक्षक डायरी जो है कक्षावार विषयवार अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना निर्माण हेतु प्रयोग की जाएगी। विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों को चिन्हांकन एवं ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग इत्यादि के लिए ये शिक्षक डायरी का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षक डायरी जो है वो 228 पेज की शिक्षक डायरी है जो शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और ये सभी को बनानी है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, इंचार्ज प्रधानाध्यापक हो, सहायक अध्यापक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हैं, जो भी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं उन सभी को ये शिक्षक डायरी बनानी होगी। इस शिक्षक डायरी में मुख्य रूप से 4 तरह के पेजेस हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हो सकता है बहुत कुछ साथियों ने हमारे अवलोकन भी किया होगा इसको। पहला है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, दूसरा है शिक्षण योजना एक दृष्टि में, शिक्षण योजना का प्रारूप एवं विवरण और शिक्षण योजना। तो ये मुख्य रूप से 4 पेजेस हैं, मतलब 4 पेजेस तरह तरह के है, मतलब इस्तेमाल है जो 228 पेज में परिवर्तित है। जो पहला पन्ना है वो है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। इस अध्यापक के संक्षिप्त परिचय में जो सबसे पहले है वो है शिक्षक का नाम, दूसरा है मानव संपदा यूनिक कोड, स्थायी पता, शिक्षक का स्थायी पता, फिर स्थानीय पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने मानव संपदा में भरी होगी। उच्चतम शिक्षा का विवरण, जो भी आपने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की है उसका विवरण वहां पर अंकित करना होगा। व्यावसायिक शिक्षण का विवरण, आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, जो भी आपने जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका आपको यहाँ पर करना होगा। कुल कार्य अनुभव, आपके शिक्षण कार्य करते हुए कुल कितने वर्ष और महीने आपको पूरे अंकित करने होंगे, कितने वर्ष कितने महीने आपने यहाँ पर शिक्षण कार्य में व्यतीत किया है। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की विधि, जिस विद्यालय में आप हैं उसमें कब से आपने ज्वाइनिंग की है, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात जो आप में है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार से, कोई शारीरिक अक्षमता है, तो जो भी इस तरह से कुछ चीजें हैं वो स्वास्थ्य संबंधित उसको अंकित करने होंगे। आपकी रुचि हॉबी है उसको यहाँ पर अंकित करना होगा। और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु अन्य कोई दूरभाष नंबर या मोबाइल नंबर, यानी आपने एक मोबाइल नंबर जो दिया है उसके अतिरिक्त जो है घर का या कोई भी ऐसा एक और मोबाइल नंबर या दूरभाष नंबर आपको देना होगा जो आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सके। यानी एक छोटा सा संक्षिप्त आपको पूरा अपने बारे में देना होगा। दूसरा जो पन्ना है वो है शिक्षण योजना एक दृष्टि में।
तो जो आप शिक्षण योजनाएं बनाएंगे, साथियों 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। जो शिक्षण योजना है आप बनाएंगे, उसको एक दृष्टि में देखने की मतलब कि क्या है आपके शिक्षण योजना में। तो आप पहला कॉलम है माह, आप किस माह के लिए बना रहे हैं, उसमें सप्ताह की संख्या, कक्षा, कौन से विषय और उस विषय में चयनित पाठ या संख्या का नाम, जो भी पाठ है उस संख्या का नाम, और कार्य करने हेतु अनुमानित क्लांसों की संख्या, यानी वो उस पाठ को या उस विषय के पाठ को पढ़ाने के लिए आपको कक्षा में कितने क्लास चाहिए होंगे, तो ये यहाँ पर आपको अंकित करने होंगे और ये सभी को बनाने हैं, सभी विषय और सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग। और उसके बाद शिक्षक का हस्ताक्षर होगा और प्रधानाध्यापक के उस पर हस्ताक्षर होंगे। अगर ये शिक्षण योजना प्रधानाध्यापक स्वयं बना रहा है, मतलब उसका स्वयं का है, तो शिक्षक में भी उसका उसी के हस्ताक्षर होंगे और प्रधानाध्यापक में भी उसी के हस्ताक्षर होंगे। तो ये शिक्षण योजना की दृष्टि में आपको इस रूप में आपको उसमें अपने शिक्षण डायरी में बनाने होंगे। अब ये शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण, अगला जो भाग है वो ये है। तो इसमें आपको उसी प्रकार से अपना इस पूरे शिक्षण योजना का एक प्रारूप बना के आपको रखना होगा। इसमें माह, कौन सा माह है, किस कक्षा का है, किस विषय का है और समयावधि। तो जो पहले पाठ योजना हुआ करती थी उसी को अब टीचिंग प्लान के रूप में यानी शिक्षण योजना के रूप में बनाना होगा। इसमें सर्वप्रथम लर्निंग आउटकम, जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है, मतलब अब जो कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ में भी कौन से शिक्षण लर्निंग आउटकम पर आप अपना विषयवार प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, उस लर्निंग आउटकम को यहाँ पर लिखना होगा। लर्निंग आउटकम क्या है और इसके बारे में विस्तृत प्रशिक्षण आप लोग के हो चुके हैं। दूसरा है प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम जिसका आपने उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया है। अब जो लर्निंग आउटकम आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो कौन से पाठ से रिलेटेड है, कौन से पाठ के कौन सी इकाई से रिलेटेड है, वो यहाँ पर आपको अंकित करना होगा। आवश्यक संसाधन, आप उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाएंगे उसमें किस प्रकार के सामग्रियां या किस प्रकार के टीएलएम आप प्रयोग करेंगे, उसका यहाँ पर विवरण देना होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियां जो आप अपनाएंगे, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षण के प्रारंभ में जो अनुमानित समय 5 से 10 मिनट का होगा, यहाँ पर शिक्षक उन बिंदुओं को लिखेंगे जिन पर वे चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर प्रस्तावना रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो ये 5 से 10 मिनट की भूमिका होगी जो शिक्षण के दौरान आपको शुरुआत करनी होगी। शिक्षण के दौरान जो होगा ये करीब 20 से 30 मिनट का समय लिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षक उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों या कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखेंगे जिन पर वे बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना होगा कि बच्चों को एकल, जोड़ी में या समूह में अभ्यास के अवसर आप कैसे देंगे। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखेंगे जो आप बच्चों से करेंगे और यहाँ आप उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखेंगे जो शिक्षण के दौरान आ सकती है। आपको पहले से अनुमान है कि ये दिक्कतें इस शिक्षण के दौरान आएंगी। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगाना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों यानी अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देने की कोशिश किया है, हिंदी का एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट, जो 25 मिनट है उसको बांटने की कोशिश किया है। बच्चों द्वारा पाठ का वाचन करना 5 मिनट और शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना और उसके लिए गतिविधियां करवाना, ये 15 मिनट। शिक्षण की समाप्ति पर समेकन, अनुमानित समय जो 5 से 10 मिनट होगा। उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए जिस दिन का बना रहा है उस दिन के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। साथ ही वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चे ना
बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, यानी उसका एक आकलन भी आप करेंगे। इसके लिए कुछ सटीक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या कोई पहले से एक पेपर बनाया सकता है, मतलब इस तरह से आप उसको करना चाहेंगे। इसके उपरांत वे बच्चों को गृह कार्य देंगे, उनकी समझ को सुदृढ़ कर सकेंगे। आकलन के जो तरीके हैं वो यहाँ शिक्षक मुख्यतः उन तरीकों को लिखेंगे जिन्हें वे शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों की समझ व प्रगति का आकलन करने के लिए करेंगे। उदाहरण के लिए पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों से बातचीत, या कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, कक्षा कार्य के द्वारा बच्चों के गृह कार्य का अवलोकन करेंगे, आकलन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन करेंगे। प्रश्नोत्तर द्वारा उन मुख्य प्रश्नों को भी आप यहाँ लिखेंगे जो आप बच्चों से पूछने की योजना बना रहे हैं। तो मुख्य जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, जो आप गतिविधियां करा रहे हैं कक्षा में, उसमें बच्चों की प्रतिभागिता किस स्तर की है उससे भी आप एक आकलन कर सकते हैं, और बच्चों की कॉपियां देखकर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप गृह कार्य उन्हें अवश्य देंगे, कोई असाइनमेंट के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में, या प्रश्नोत्तर के रूप में आप उसको बच्चों को देंगे। इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी, आप जो हस्ताक्षर करेंगे तो वो अपनी टिप्पणी देते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप को शिक्षण योजना विकसित करना होगा, तदनुसार दैनिक कक्षा शिक्षण कार्य करना होगा। तो ये एक अनिवार्य दस्तावेज शिक्षकों के लिए किया जा रहा है। शिक्षण कार्य अवलोकन के दौरान देखा जाएगा कि आप ये बनाए हैं और शिक्षण कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो उसमें दस्तावेज में लिखा हुआ है इसके बारे में वो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको। ऊपर दिए गए शिक्षण योजना के प्रारूप में प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट तक का विवरण आपको कक्षा शिक्षण के पूर्व योजना बनाने के समय लिखना है। जब आप इस योजना के हिसाब से शिक्षण कार्य कर चुके होते हैं, उसके बाद आप इस प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं और अपने अनुभव व विचार शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी में दर्ज करते हैं। अर्थात शिक्षण पूर्व होने के बाद ही आपको स्व आकलन संबंधी अपनी टिप्पणी लिखनी है। यह टिप्पणी योजना बनाते समय नहीं लिखनी है। तो अपनी कक्षा में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताओं की तालिकाएं, प्रेरणा तालिका प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। तो ये लर्निंग आउटकम पर है जो प्रेरणा तालिकाएं आपको उपलब्ध कराई गई हैं। मैं अपने अभी एसआरजी साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा इस पर अपने प्रकाश डालेंगे। हम थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा साथियों ये है शिक्षण योजना जो आप बनाएंगे। वो है कक्षा, विषय, ऊपर पहले आप देखेंगे माह, सप्ताह का संख्या जो आपने वहां पर दिया हुआ है, और दिनांक किस दिनांक से किस दिनांक का ये आप बना रहे हैं। कक्षा, विषय, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण यहाँ पर आपको देना होगा। और शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का आकलन, कि आपने जो शिक्षण कार्य किया उसमें बच्चे ने कितनी उपलब्धि, जिस लर्निंग आउटकम के लिए आप अपनी पाठ योजना बनाए थे वो कितना कारगर सिद्ध हुआ, वो वहां पर आपको अंकित करना होगा और आपका तो आकलन वहां पर अंकित करना होगा। आपके शिक्षक डायरी में एक पन्ना होगा अकादमिक रिसोर्स पर्सन के लिए, जो एआरपी हमारे ब्लॉक में 5 एआरपी विषयवार रखे गए हैं, उनके लिए पर्यवेक्षण के दौरान ये उपयोग होगा। तो शिक्षक डायरी का अवलोकन करने के बाद क्या क्या अवलोकन करेंगे वो यहाँ पर अभी पांचों देखिए, आप 5 एआरपी के लिए लिखे हुए हैं। ये 5 एआरपी अलग अलग विषय से संबंधित आपके पास पहुंचेंगे और इसका अवलोकन करके इसका फोटोग्राफ भी वो प्रयोग करेंगे। तो इनका प्रमुख कार्य किस तरह से है, क्रियाशील पुस्तकालय का अवलोकन करेंगे कि विद्यालय में जो पुस्तकालय बनाई गई है, जो पुस्तकालय दिया गया है, पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, वो बच्चों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं।
उसका रखरखाव किस तरह से है, बच्चों को रीच में है नहीं है, बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये इसका अवलोकन ARP द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो है वो खेलकूद की गतिविधियां, तो जो बच्चे पुनः विद्यालयों में जो खेलकूद की सामग्री आपके पास पहुंची हुई है, आपने उसको लिया होंगे, उनका उपयोग बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, इसका भी वो अवलोकन करते हुए अपनी यहाँ प्रतिक्रिया लिखेंगे। दूसरा है यूनिट असेसमेंट, जो आप बच्चों के साथ जो है साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक जो है वो त्रैमासिक आप उनका टेस्ट ले रहे हैं, उनका जो प्रेरणा तालिका में जो आप अंकित कर रहे हैं, तो वो हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे की प्रगति दिख रही है नहीं दिख रही है, जो यूनिट असेसमेंट आप करेंगे किसी भी माध्यम से, जो आपकी कापियां आप जांच रहे हैं उसमें जो टिप्पणी लिख रहे हैं उनके बारे में, तो यहाँ उस पर उसका अवलोकन करने के बाद यहाँ पर वो अपनी टिप्पणी लिखेंगे। उसके बाद है प्रेरणा तालिका के में बच्चों की प्रगति का अद्यतन स्थिति। वही मैंने जो अभी बताया कि प्रेरणा तालिका के बारे में अभी हमारे SR जी महोदय इसके बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा करेंगे, तो वो उसके बारे में अवलोकन करते हुए शिक्षक उसमें अंकित करेगा, प्रधानाध्यापक उसको पुष्टित करता है, तो उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद PTM और SMC की बैठकें हो रही हैं, नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं, उसमें किस तरह के प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, बैठक सही तरीके से हो रही है, मतलब इसका जो है आपके जो रजिस्टर्स होंगे उसके अवलोकन के आधार पर यहाँ पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे। पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि, जो आपने शैक्षिक डायरी बनाई हुई है उसमें जो शिक्षण योजना बनाए हुए हैं वो बना रहे हैं, और ही आप अपनी कार्य योजना या क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसे क्या उपलब्धि हो रही है इसके बारे में अपनी टिप्पणी करेंगे। आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि कोई हुई है, मतलब जब वो आपके विद्यालय में जाएंगे तो, और दूसरे जाने के दौरान बीच में जो आपकी कोई विशेष उपलब्धि है तो उसको वहां पर वो ARP अंकित करेंगे। तो और आप नीचे देख रहे हैं कि उनकी संक्षिप्त टिप्पणी होगी और उनके हस्ताक्षर होंगे। तो ये शिक्षक जो अवलोकन करने की बार बार बात हो रही है, तो इस तरह से होगी। और यहाँ बगल में आप देख रहे हैं कि मोबाइल का चित्र है जिसमें प्रेरणा है, तो इस प्रेरणा ऐप पर ARP इस पन्ने का चित्र लेकर वहां पर लोड करेंगे। साथियों, दूसरी तो ये एक शिक्षा डायरी थी। दूसरी हम लोग बात करते हैं जो 10 में से जो दूसरी है वो है उपस्थिति पंजिका। तो उपस्थिति पंजिका देख रहे हैं सर साथियों, पहले हम लोग अध्यापक उपस्थिति पंजिका, अनुदेशक उपस्थिति पंजिका, शिक्षा मित्र उपस्थिति पंजिका, प्रेरक उपस्थिति पंजिका, रसोइया उपस्थिति पंजिका आदि हम लोग बनाया करते थे। इस तरह से 5-6 प्रकार की उपस्थिति पंजिका हुआ करती थी। अब कर दिया गया है, सभी को मिलाकर एक उपस्थिति पंजिका होगी, और इस उपस्थिति पंजिका में सभी लोग के हस्ताक्षर होंगे। अब हमारे परिषदीय विद्यालय में इस समय वर्तमान में 3 तरह के विद्यालय हैं। एक प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक है, और अब सम्मिलियन या कंपोजिट विद्यालय हो गए हैं जो कक्षा 1 से 8 तक होंगे। तो जो उपस्थिति पंजिका होगी उसमें सीनियरिटी के हिसाब से आप अध्यापकों के नाम लिखे होंगे। जैसे पहले हेड टीचर होगा, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की जो मैं बात कर रहा हूं तो उसमें हेड टीचर या इंचार्ज हेड टीचर होगा। उसके बाद सहायक, वरिष्ठता के आधार पर सहायक अध्यापकों के नाम होंगे, और उसके बाद शिक्षा मित्र के नाम होंगे, और उसके बाद रसोइयों के नाम होंगे। उसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेड टीचर या इंचार्ज हेड टीचर का नाम होगा। उसके बाद वरिष्ठता के आधार पर सहायक अध्यापक के नाम होंगे, और फिर अनुदेशक के नाम होंगे, और फिर रसोइयों के नाम होंगे। और कंपोजिट विद्यालय में उसी प्रकार से होगा, जो वहां पर हेड टीचर है उसका या इंचार्ज हेड टीचर उसके नाम होंगे, और फिर वरिष्ठता के आधार पर होगा कि जो प्राइमरी का हेडमास्टर अगर वहां पर है तो उसका नाम होगा, और फिर सहायक अध्यापक जो जूनियर के सहायक अध्यापक होंगे, और फिर वरिष्ठता के आधार पर प्राइमरी के सहायक अध्यापक होंगे, उस पर अनुदेशक का नाम होगा, और शिक्षा मित्र है तो फिर उसका शिक्षा मित्र का नाम होगा। फिर अगर चतुर्थ क्लास का कर्मचारी अगर वहां पर है तो उसका नाम होगा। उसके बाद रसोइयों के नाम होंगे। तो इस तरह से जो कंपोजिट विद्यालय 1 से 8 तक है उसमें इस तरह से हेड टीचर,
प्राइमरी का हेड टीचर, जूनियर के सहायक, प्राइमरी के सहायक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, चतुर्थ कर्मचारी और रसोइयों के उसमें नाम होंगे जिसमें वो हस्ताक्षर करेंगे। कुछ विद्यालयों में अभी भी पाया जाता है कि रसोइयां जो है हस्ताक्षर नहीं करती हैं, अंगूठे लगाते हैं। तो ये वहाँ के उपस्थित सभी अध्यापकों की ये अनिवार्य रूप से उनको ये होगा कि वो रसोइयों को हस्ताक्षर करना सिखाएं और रजिस्टर पर वो हस्ताक्षर करें। ये सभी के हस्ताक्षर उसमें उपस्थिति पंजिका में होने हैं। आइए साथियों, दूसरे जो रजिस्टर है वो है प्रवेश पंजिका। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है विद्यालय का, और इसमें जिसमें नामांकित छात्र छात्राओं का संपूर्ण विवरण होता है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी इसी प्रवेश पंजिका में होता है। इसका भी हम लोग थोड़ा सा प्रारूप देख लें, जो नया प्रारूप विद्यालयों में आने वाला है और किस तरह से इसमें होगा। आपके प्रश्न चैट बॉक्स में आते रहें, जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये प्रवेश पंजिका जो है हमारा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें सबसे पहले प्रवेशांक लिखेंगे बच्चे का, फिर विद्यार्थी का नाम होगा, उसके उपरांत बच्चे की भाषा, प्रथम भाषा जो है मुख्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी होगी। उसके बाद बच्चे की आयु लिखेंगे, जिसमें जन्म तिथि होगा, वर्ष होगा और माह होगा। पहले जन्म तिथि है, फिर वर्ष है, फिर माह है। वर्ष में जब भी लिखें तो चारों अंक लिखें उसमें। कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं 20 को खाली 20 लिख देते हैं, या 1986 को 86 लिख देते हैं। तो पूरा 1986 या जो भी 2017 जो लिख रहे हैं वो चारों अंकों में हम लिखें, ताकि वर्ष और माह में दिक्कत ना हो। उसको देखते समय कभी होता है कि हम अलग लिख देते हैं। माता का नाम, पिता का नाम, पहले माता का नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसके पता लिखेंगे उसका कि वो किस निवास स्थान उसका कहाँ है, उसके बारे में उसमें लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में निवास करने की अवधि, अगर बच्चा जन्म से है तो वहाँ जन्म से लिखेंगे। अगर बच्चा कोई बाहर से आया हुआ है, किसी दूसरे प्रदेश से आया हुआ है, तो जिस समय उसका जब आया है वहाँ अंकित कर देंगे। उसके बाद जाति, बच्चे की जाति लिखेंगे। इसमें भी मुख्य रूप से जो है, जब हिंदू धर्म का है तो उसकी जाति लिखेंगे, अगर अन्य किसी धर्म का है तो वहां पर उसका धर्म का नाम लिख देंगे उसका। उसके बाद पिता का व्यवसाय लिखेंगे, और यदि पूर्व में किसी विद्यालय से बच्चा पढ़कर आ रहा है तो उस विद्यालय का वहां नाम लिख देंगे। अगर बच्चा प्रथम क्लास में लिया जा रहा है तो उसको गृह शिक्षा लिख देंगे। कभी कभी ऐसा साथियों भी पाया जाता है कि बच्चा ड्रॉप आउट है या आउट ऑफ स्कूल है, तो वो कक्षा उम्र के हिसाब से हम उसको दाखिला भले कक्षा 3 में ले रहे हों, लेकिन अगर उसने विद्यालय किसी पूर्व विद्यालय में नहीं पढ़ा है, कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर गृह शिक्षा ही लिखेंगे। उसके बाद प्रवेश तथा प्रोन्नति का दिनांक, जो हमारे रजिस्टरों में होता था, अब ये पूरा कंबाइन हो गया है कक्षा 1 से 8 तक का। तो इसमें भी आप देख रहे हैं 2 कॉलम बने हुए हैं, बेसिक शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल कक्षा। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो बेसिक कक्षा में है, और 6, 7, 8 जो है वो जूनियर हाई स्कूल कक्षा में दर्शाया गया है। परीक्षा पास करने की तिथि, अब साथियों यहाँ देखिए बेसिक और जूनियर हाई स्कूल दोनों अलग अलग किए गए हैं। तो बेसिक कक्षा का जब वो कक्षा 5 पास करेगा तो यहाँ पर इस बेसिक में वो उसका परीक्षा पास करने की तिथि अंकित कर दी जाएगी। भले उसी विद्यालय कंपोजिट विद्यालय में है, वो बच्चा कक्षा 5 से 6 में जा रहा है, लेकिन जब उसने 5 पास किया है तो यहाँ बेसिक के कॉलम में परीक्षा पास करने की तिथि उसकी अंकित कर दी जाएगी। और अगर वो कक्षा 8 जब पास कर रहा है तो जूनियर हाई स्कूल के परीक्षा पास करने की तिथि में अंकित कर दी जाएगी। जी सर, हेलो, हाँ जी सर। वरेश जी म्यूट हो लीजिए, बात कीजिएगा, दीजिए।
ठीक सर, ओके सर। तो ये परीक्षा पास करने की तिथि इस पर बेसिक और जूनियर में अंकित कर दी जाएगी। उसके बाद है विद्यालय परित्याग करने की दिनांक और उसका कारण लिखना होगा। अब ये कक्षा 1 से 8 तक किसी कारण से अगर बच्चा विद्यालय का परित्याग कर रहा है तो उसका दिनांक और उसका कारण लिखना होगा। और कक्षा 8 पास करके कंपोजिट विद्यालय में है, कक्षा 8 पास करके जा रहा है तो उसका कक्षा पूर्ण होना लिख देंगे, या प्राइमरी में है, प्राइमरी का विद्यालय है तो कक्षा 5 होने के बाद अगर वो छोड़ के जा रहा है तो वो अंकित कर देंगे। लेकिन अगर बीच में छोड़ के जा रहा है तो उसका वहां पर कारण भी अंकित करना होगा। एक कॉलम और 24 नंबर का जो कॉलम है वो बनाया गया है, यदि छात्र पुनः प्रवेश करे तो उसका पुनः प्रवेशांक यहाँ पर लिखेंगे। ये कभी कभी हमारे विद्यालयों में, परिषद विद्यालयों में अक्सर देखने को मिलता है कि हम बच्चा है कक्षा 2 तक 3 तक पढ़ा, उसके बाद किसी कारण से वो चला गया, उसके बाद फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद कभी कभी वो बच्चा पुनः विद्यालय में आता है, तो उसका हम पुनः प्रवेशांक, पुनः उसका एक नया प्रवेशांक देंगे हम वहां पर, उसका फिर से नवीन हम उसको दर्शाएंगे। लेकिन ये 24 नंबर के कॉलम में हम एक दर्शा देंगे कि उसका पुराना प्रवेशांक क्या है, उसको भी यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। मान लीजिए 2025 पर उस बच्चे का नाम है और उस बच्चे ने विद्यालय किसी कारण से छोड़कर चला गया और साल भर बाद आता है या कभी कभी 6 महीने बाद आता है, मतलब अगर उसका प्रवेशांक, हम नया प्रवेशांक यहाँ पर हम देंगे उसको, और वहां पर हम 24 नंबर में वहां अंकित कर देंगे कि उसका पुराना प्रवेशांक 2025 उसका यहाँ पर अंकित कर देंगे। और अभिव्यक्ति में कोई कारण हो कुछ भी आप यहाँ पर कर सकें। बहुत सारे साथी हमारे पूछ रहे हैं, प्रश्न भी आते हैं कि जो कंपोजिट विद्यालय हो गए हैं उनका प्रवेश पंजिका कैसे बनेगी। तो साथियों, शासन से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जिस प्राइमरी का या जूनियर का जिसमें भी प्रवेशांक संख्या अधिक चल रही है, आगे चल रहा है, उस रजिस्टर को लेकर चलेंगे। यानी अब दोनों विद्यालयों का रजिस्टर, प्रवेशांक रजिस्टर एक हो जाएगा, पंजीकरण एक हो जाएगा, और उसमें जिस विद्यालय का प्रवेशांक क्रमांक सबसे ज्यादा चल रहा है, आगे चल रहा है, उसको लेकर हम आगे प्रवेश पंजिका बनाएंगे। आइए साथियों आगे चलते हैं। दूसरा जो है पंजिका है वो है छात्र उपस्थिति पंजिका। तो इसे आपको पता ही है, बनाते ही हैं, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका होगी, सभी बच्चों की अलग अलग क्लास के पंजिकाएं होंगी। इसमें जो मुख्य रूप से आगे हमें करना है वो ये करना है कि जो छात्र उपस्थिति पंजिका है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हमको ऐड करना भी है। जब हम ऊपर से नीचे तक जोड़ेंगे उसको प्रतिदिन हमको जोड़ना होगा कि उस कक्षा में कुल बच्चों की उपस्थिति कितनी है। तो ये कुछ हमारे साथी करते हैं, कुछ साथी हमारे नहीं करते हैं, तो उस वहां पर ये अंकित होते चलना पड़ेगा कि आज कक्षा 3 में कितने बच्चे उपस्थित हैं, ऊपर से नीचे तक उसका टोटल नीचे जोड़ा जाएगा। और वर्टिकल रूप से जोड़ा जाएगा माह के अंत में कि अमुक बच्चा उस माह में कितने दिन उपस्थित हुआ, वो भी जोड़ते चलना है, ताकि आखिरी में रिजल्ट कार्ड बनाते समय या अन्य किसी समय ये पता चले कि अमुक बच्चा कितने दिन विद्यालय में उपस्थित रहा। तो ये सभी जानते हैं। इनमें दो ये चीजें जो कुछ साथी नहीं करते हैं या भूलवश छूट जाता है, वो यहाँ पर अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि अवलोकन के समय ये भी देखा जाएगा। साथियों, अगला है बैठक पंजिका। हमारे विद्यालय में बहुत सारे समितियां बनी हुई हैं। विद्यालय प्रबंध समिति है, विद्यालय अध्यापक अभिभावक बैठक है, महासमूह है, मीना मंच है, बाल संसद है, रसोइयां तो ये सारी जो भी हमारे बैठक पंजिकाएं अलग अलग हुआ करती थी, इनको भी समेकित करके अब एक बैठक पंजिका बना दी गई है। अब सारी बैठकें उसी रजिस्टर में अंकित की जाएंगी, चाहे वो एसएमसी की बैठक हो, चाहे पीटीएम की बैठक हो,
चाहे मां समूह की बैठक हो, मीना मंच की बैठक हो, बाल संसद की बैठक हो, जो उस पंजिका में अंकित किया जाएगा। तो यहाँ पर उस रजिस्टर में भी बैठक का नाम लिखा जाएगा और बैठक की तिथि लिखी जाएगी, किस तिथि को उसको कराया जा रहा है, और विवरण में 2-3 चीजें आप लिखते हैं, लेकिन 2-3 चीजें उसमें मुख्य रूप से लिखी जाएंगी। एक तो ये लिखा जाएगा कि किस आवश्यक रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है या किस आवश्यक बिंदुओं के बैठक के लिए बैठक बुलाई गई है। तो ये विवरण उसमें लिखे जाएंगे और नीचे प्रतिभागियों के हस्ताक्षर होंगे और उनके पदनाम भी, अगर जैसे जो समूह है उस समूह के में जो पदनाम है, सचिव है, अध्यक्ष है, एसएमसी अध्यक्ष है, तो इस तरह से उसके पदनाम भी वहां पर अंकित किए जाएंगे। समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। हमारे विद्यालयों में बहुत सारे सामग्रियां निशुल्क दी जाती हैं, पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, बैग वितरण किया जाता है, ड्रेस वितरण किया जाता है, जूता मोजा वितरण किया जाता है, स्वेटर वितरण किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी सामग्रियां वितरित की जाती हैं और हम शिक्षकों को सारी जो वितरण किए जाते हैं उसके लिए अलग अलग पंजिकाएं बनानी पड़ती हैं। अभी जो शासन द्वारा जो निर्गत की जा रही है जो पंजिका, उसमें सारे ये जो निशुल्क वितरण है, सामग्रियां वितरण है, वो एक ही पंजिका में अंकित कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो है उसका बच्चे का जो है प्रवेशांक लिखा जाएगा, बच्चे का नाम लिखा जाएगा, कक्षा लिखी जाएगी, माता पिता का नाम, जाति, सारी चीजें अंकित करने के बाद आप देख रहे हैं एक एक जो चीजें हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक वितरण है तो उसको करा के उसके बाद उस बच्चे का या अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। ड्रेस वितरण होगा 2 सेट में, तो उसके वितरण करने के बाद हस्ताक्षर हो जाएंगे। बैग वितरण होगा, जूता मोजा वितरण होगा, उस तरह से उसमें हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक रजिस्टर ऐसा होगा जिसमें बच्चों का नाम एक बार आप लिख देंगे, उसके माता पिता का प्रवेशांक, मतलब जो भी अंकित करने हैं जो चीजें उसमें, वो एक जगह एक बार लिखी जाएंगी, आपको बार बार नहीं लिखनी होंगी। और उसे लिखने के बाद उसके सम्मुख जो भी वितरण जिस समय किया जा रहा है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, वितरित दिखा दिया जाएगा दिनांक, और उसका बच्चों के अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। आइए साथियों, निरीक्षण पंजिका पर बात करते हैं। हमारे विद्यालयों में जो अभी रामजी सर ने भी बताया कि निरीक्षण करने जाते हैं तो एक निरीक्षण पंजिका होनी चाहिए। तो विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो भी निरीक्षण किए जाते हैं उसके लिए एक निरीक्षण पंजिका होंगी, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण देखा जाएगा, मध्याह्न भोजन के बारे में बातचीत होगी और सपोर्टिव सुपरविजन जो एआरपी हमारे साथी अभी मैंने बताया वो जो करेंगे, तो उसके लिए एक विभागीय प्रशासनिक अधिकारी होते एक निरीक्षण पंजिका होगी जिसका अवलोकन वो करेंगे। इस विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र चेकलिस्ट में आप देखें क्या क्या बिंदु होंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जनपद का नाम होगा, विकासखंड का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, विद्यालय का पता होगा, विद्यालय का प्रकार कि प्राइमरी है, जूनियर है या कंपोजिट है, अधिकारी का नाम, अधिकारी का पद, अधिकारी का मोबाइल नंबर और निरीक्षण का दिनांक। तो जो निरीक्षण के बिंदु होंगे वो ऑपरेशन कायाकल्प के 14 बिंदु होंगे। क्या विद्यालय में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था है? क्या विद्यालय में बालकों हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है? क्या विद्यालय में बालिकाओं हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है? क्या विद्यालय में शौचालय मूत्रालय में नल जल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था है? क्या विद्यालय में शौचालय मूत्रालय में टाइलीकरण किया गया है? क्या विद्यालय में दिव्यांग सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है? क्या विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट की व्यवस्था है? क्या विद्यालय में रसोई घर की व्यवस्था उपलब्ध है? क्या विद्यालय में कक्षा कक्ष में फर्श का टाइलीकरण हुआ है? क्या कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध है? क्या विद्यालय में समुचित रंगाई पुताई हुई है? क्या विद्यालय परिवार में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग की उचित व्यवस्था है? क्या विद्यालय में कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण उपलब्ध है? क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन का कार्य हुआ है? क्या विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति संतोषजनक है?
विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापक द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के में ग्राम प्रधान के सहयोग की बात कही गई है या नहीं? ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी विद्यालय में नहीं है, कुछ चीजें नहीं हुई हैं, क्योंकि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत और शासन की मंशा के अनुसार विद्यालयों में कायाकल्प बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अगर किसी विद्यालय में नहीं हुआ है तो ये उसको ग्राम प्रधान को अवगत करा के उसकी सूचना अपने पास रखनी होगी। मध्याह्न भोजन के संबंध में अवलोकन है। क्या विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उचित व्यवस्था के साथ परोसा जाता है? बच्चों के मतलब बैठने की व्यवस्था, बच्चों को खिलाने की व्यवस्था। क्या भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार बनाया जाता है? क्या भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जा रहा है? क्या मध्याह्न भोजन में दूध व फल का वितरण किया जा रहा है? विद्यालय में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या पिछले 3 दिनों का विवरण सहित देना होगा। जब जिस दिन का अवलोकन होगा उसके पिछले 3 दिन का वो अवलोकन करते हुए यहाँ पर अपना वो विवरण देंगे। हमारे सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जो साथी यहाँ से जाते हैं, एसआरजी है, एआरपी है, डाइट मेंटर हैं। विद्यालय में तैनात शिक्षकों की संख्या, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, उच्च प्राथमिक के शिक्षक। विद्यालय में शिक्षकों की आज की उपस्थिति, जिस दिन वो अवलोकन करेंगे उस दिन की स्थिति। विद्यालय में छात्र छात्राओं की आज की उपस्थिति यानी जिस दिन अवलोकन करेंगे। मिशन प्रेरणा तालिका के अंतर्गत बच्चों की लर्निंग आउटकम की मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना बना रहा है, उपयोग कर रहा है? मैंने जो शिक्षा डायरी की बात की। क्या अध्यापक दीक्षा ऐप का निर्धारित उपयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ भाषा और गणित की गहरी व बुनियादी समझ विकसित करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल जो हस्तपुस्तिका दी गई है उसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या विद्यालय में प्रथम क्लास में रेमेडियल जो उपचारात्मक शिक्षा है वो हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या बच्चों को रिपोर्ट कार्ड प्रेषित किए जा रहे हैं? अभी परीक्षा फल की तो बात है, साथ में सेट जो अभी परीक्षाएं हुई हैं, सेट 1 सेट 2, उसके रिपोर्ट कार्ड इसी तरह से ये आगे भी चलते रहेंगे, तो उसका वितरण हो रहा है, नहीं हो रहा है? विद्यालय में पुस्तकालय क्रियाशील है या नहीं है? क्या शिक्षकों द्वारा एआरपी और एसआरजी से उपयुक्त फीडबैक व सहयोग प्राप्त हो रहा है? क्या सभी छात्र छात्राओं को वर्ष 2019-20 और 20-21 में विषयवार पाठ्य पुस्तक का वितरण मानक के अनुसार हुआ है, नहीं हुआ है? क्या सभी छात्र छात्राओं को वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्वेटर का वितरण मानक के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है? तो इस प्रकार से ये अवलोकन किए जाएंगे। ये अवलोकन रजिस्टर पर होगा। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पत्र व्यवहार पंजिका। तो इसमें विद्यालय से संबंधित निर्गत व आगाम पत्र का विवरण होगा। शिक्षक स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि का विवरण इस पत्र व्यवहार पंजिका में होगा। सभी शिक्षक साथी इसको भली भांति जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें कि पत्र व्यवहार रजिस्टर विद्यालय का नाम होगा, ब्लॉक होगा, जनपद होगा और सन होगा। यहाँ पहला है क्रमांक, दूसरा है पत्र संख्या। तो ये होगा आपका निर्यात एवं आयात, आप आने वाला पत्र संख्या और जाने वाला पत्र संख्या, किस दिनांक को आने वाला प्राप्त हुआ है और या किस दिनांक को जाने वाला आप भेज रहे हैं। तो ये निर्यात और आयात के अनुसार आपका दिनांक हो जाएगा। संयुक्त रूप से है नाम व पता, किसके नाम से है, क्या है, किस आया है, किसके नाम से गया है। जाने वाले पत्र का संक्षिप्त विवरण कि जो आप भेज रहे हैं उसका संक्षिप्त विवरण डालेंगे कि मतलब किस लिए आप ये भेज रहे हैं पत्र, या आने वाला जो पत्र है वो उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखेंगे कि जो पत्र आया है वो किससे संबंधित है। फिर है निर्यात साधन और शुल्क, कागज रजिस्टर के क्रम संख्या तथा विवरण और विशेष विवरण यहाँ पर आप अंकित करेंगे। तो ये पत्र व्यवहार रजिस्टर आप भरते हैं भली भांति और इसको जानते हैं। बस इसमें है कि आने और जाने का आप अंकित करेंगे अलग अलग।
दूसरा जो है वो है बाल गणना पंजिका। ये भी हम शिक्षक साथी भरते चले आ रहे हैं। बस इस वर्ष से ये है कि ये जो बाल गणना रजिस्टर होगा, वो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष की, अभी तक हम लोग 6 से 14 करते थे, अब 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का विवरण हम लेंगे यहाँ पर। तो जो भरते चले आ रहे हैं वो आप हमें अच्छी तरह ज्ञात है, इसमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रारूप लगभग वही है, बस बच्चों का उम्र जो है वो 3 से 18 वर्ष हो गया है। इसमें उसी प्रकार से है, पिता का नाम है, शैक्षिक योग्यता है, बीपीएल है या एपीएल है, पता उसका, मोबाइल नंबर उसका, बच्चों के नाम होंगे, सामाजिक वर्ग उसका होगा कि कौन से एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बच्चों की लिंग कौन सी है, आयु कौन सी है, परिवार किस प्रकार का है, घुमंतु है या माइग्रेंट है। तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ बढ़ते हैं बिल्कुल वो प्रारूप वही है। तो इस पर मैं अभी ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा। अंतिम जो है वो है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। तो पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण आप अंकित करेंगे एक रजिस्टर पर कि पुस्तकालय के लिए कितना मत आपको प्राप्त हुआ और कितना आपने खर्च किया। खेलकूद के कौन कौन से सामान पुस्तक आए हुए हैं, पुस्तकों की संख्या, कौन से पुस्तक हैं उसका विवरण लिखेंगे, प्रकाशक का नाम लिखेंगे और मूल्य लिखेंगे। तो जो आप पुस्तकालय के लिए जो आप एक रजिस्टर बनाएंगे उसमें पुस्तकों की संख्या, विवरण, प्रकाशक और मूल्य का विवरण आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 14 प्रकार के रजिस्टर आपको प्राप्त कराए जाएंगे और इसी को आपको भरने हैं। कोई आपके प्रश्न हो, कोई आपके सुझाव हो तो आप अपने सुझाव या प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आगे के लिए जो दूसरा इसका भाग है फाइनेंशियल स्किल दक्षता, वित्तीय दक्षता के लिए मैं हमारे बीच में हमारे नागेंद्र चौरसिया जी उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो आगे की कार्रवाई करें और आपके प्रश्न आते रहें। अंतिम सत्र में हम प्रश्नों को लेंगे और हमारे साथी, हमारे शिक्षक साथी भी हैं, वो भी सब मिलकर उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नागेंद्र चौरसिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश सर। आज के इस वेबिनार के द्वितीय पार्ट में मैं नागेंद्र कुमार चौरसिया, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़, आप सबके बीच में हूं। और जैसा कि पूर्व आपको पता है कि 40 रजिस्टर की जगह मात्र 14 रजिस्टर इस सब से कर दिया गया है, जिसमें हमारे पहले पार्ट में वीरेश सर बता चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंधी अभिलेखों के बारे में, कौन कौन से वित्तीय अभिलेख हैं, कैसे करने हैं, उस पर हम लोग कैसे कार्य करने हैं इस वर्ष से। पिछला रिकॉर्ड तो आप मेंटेन किए ही होंगे, उसको वहीं छोड़ दीजिए और नए सत्र से यानी इस वित्तीय वर्ष से आप इस पे काम करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। जी वीरेश सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही सर, हो रही। जी जी धन्यवाद जी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वित्तीय संबंधी मूल अभिलेख, जिसमें से आपको चेक बुक है, चेक निर्गत पंजिका है, बही खाता है, आय व्यय पंजिका और गार्ड फाइल। आप इन पर ही मुख्यतः वित्तीय संबंधी जितने भी अभिलेख होते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इस पे हम मेंटेन करते हैं, उसी के अनुसार हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेक बुक की। नेक्स्ट करिए। चलिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नॉन कोटेशन, कोटेशन, टेंडर की स्थिति, तीनों में हम जब देखते हैं कोई मद आता है, उसका हम खर्च कैसे करें, तो उसके लिए कुछ सीमा निर्धारित की गई है।
कि कितने मद तक का हम किस तरह का खर्च कर सकते हैं। जैसे यह विद्यालय है, कंपोजिट ग्रांट आया है, या आपके यूं कह लीजिए ड्रेस का या किसी भी प्रकार के मद हैं, उसमें हम खर्च कैसे करेंगे। यह विद्यालय की छात्र संख्या के अनुसार 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे आपका पहला दिया हुआ है कि यदि छात्र संख्या 1 से 15 है तो उस पे जो ग्रांट आएगा कंपोजिट ग्रांट 12,500। दूसरा है छात्र संख्या यदि 16 से 100 के बीच है, उसमें ग्रांट आएगा 25,000। तीसरा है यदि छात्र संख्या 101 से 250 का है तो आपको कंपोजिट ग्रांट आएगा 50,000। और चौथे में देखते हैं यदि छात्र संख्या 250 से 1,000 के बीच में है तो कंपोजिट ग्रांट आपको 75,000 मिलेगा। यदि 1,000 से अधिक कितनी भी हो, आपको 1 लाख रुपए का कंपोजिट ग्रांट आएगा, जिसमें आपको कोटेशन, नॉन कोटेशन, टेंडर की स्थिति को देखना है। यदि इसमें हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि यदि आप खर्च करने हैं 20,000 रुपए तक का, आप बिना किसी कोटेशन के आप काम कर सकते हैं। 20,000 से लेकर के आपके 1 लाख से नीचे तक की संख्या है, यदि आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कोटेशन होगी। उसके ऊपर 1 लाख से ऊपर यदि आपको खर्च करने हैं तो उसमें टेंडर प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा। बात हम करते हैं चेकबुक और चेक की। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखा है कि एक चेक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम पे लिखा होता है, जिसमें पेई का नाम, किसके नाम से चेक कटेगा। फिर आता है रुपए, कितने अमाउंट का है, डेट है। उसके बाद में अमाउंट आप हिंदी में या अंग्रेजी में, उसके बाद अंकों में मेंशन कर लेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे। उसके नीचे लिखा है चेक नंबर, 6 संख्याओं का चेक नंबर होता है। फिर MICR कोड होता है 9 डिजिट का। अकाउंट आईडी है RBI का, उस बैंक का, और ट्रांजैक्शन कोड है उस चेक का। फिर आप इस पे आप सिग्नेचर करके जिसको भी देना हो या सेल्फ पेमेंट करना हो उसको आप कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग चेक में ना हो। ओवरराइटिंग की स्थिति में आप बैंक द्वारा वापस कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं हम जो भी चेक होता है, प्राप्त चेकबुक विवरण कैसे लिखते हैं, कैसे इसको मेंटेन करें। एक हम लोग को चेकबुक मिलती है जिसमें किसी में 25, किसी में 50, किसी में 100, 200, जैसे ही आप डिमांड किए रहते हैं उसी के अनुसार आपको चेकबुक मिलती है। जैसे चेकबुक प्राप्ति का दिनांक, एक आप रजिस्टर होगा, उसमें चेकबुक प्राप्ति का दिनांक, किस दिन में आपको चेकबुक प्राप्त हुआ। चेक संख्या यानी कहां से कहां तक की चेक संख्या आपको मिली। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 437100 से 437125, यानी आपको 25 पन्नों की एक चेकबुक मिली। फिर उसमें आप देख रहे होंगे निरस्त, यदि कभी काल आप चेक काटते हैं तो कुछ पन्ने किन्हीं कारणों से या फिर किसी प्रकार से कट जाए, फट जाए, ओवर राइटिंग हो जाए या पेमेंट न होने की स्थिति में आप उसका विवरण निरस्त किए गए चेकबुक में रख सकते हैं। किस कारण से यह चेक संख्या नहीं दी गई, खराब हुई, उसका आप मेंशन कर लेंगे, उसका सिग्नेचर कर लेंगे, और इसी प्रकार से आप पूरे चेक का आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। बात हम करते हैं चेक निर्गत तालिका। एक आपको रजिस्टर होगी, चेक निर्गत तालिका रजिस्टर है, जिसमें उक्त चेक किसके नाम से, किस मद का, कहां, कितने अमाउंट का आप खर्च करते हैं, इसका इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे दिनांक, कोई चेक आप काटते हैं तो किस दिनांक में काटे हैं, चेक संख्या क्या है, किसके नाम से यानी फर्म का नाम या मद का नाम, किस मद में आप काटे हैं, कौन सा प्रोप्राइटर है, कितनी धनराशि आप उसको दिए यानी निर्गत धनराशि, चेक प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। यदि कभी कभी होता है कि कोई मुकर जाता, हमको पैसा नहीं दिए हैं, तो आप उस रजिस्टर में चेक प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर किए रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, इसलिए जिसको चेक दी जाती है उससे हम सिग्नेचर करा लेते हैं। हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक या सचिव,
हस्ताक्षर विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा या ग्राम प्रधान के, जैसे एसएमसी का है तो समिति के अध्यक्ष करेंगे, एमडीएम का है तो ग्राम प्रधान करेंगे, और समाशोधन स्टेटमेंट चेक काटने के बाद आपका कितना अमाउंट रेस्ट बचा, क्या हुआ, इसका हम मेंशन कर लेते हैं। बही खाता, लेखा का नाम, यानी किस मद का पैसा है, किस पृष्ठ पे आप अंकन कर रहे हैं, इसका हम देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दिनांक 1/4/2020, विवरण गत वर्ष, फिर रोकड़ पृष्ठ किस पेज का है, कितना आप डेबिट किए हैं, कितना क्रेडिट किए हैं, और बैलेंस। इसमें देखिए गत वर्ष गत अवशेष है 8,127 रुपया 20 पैसा। फिर आपने एक चेक काटा है 9/4/2020 में, एनएफटी किया है, रोकड़ पृष्ठ एक पेज का, फिर कितना किया आप, 387 रुपया 27 पैसा। आप इसमें से उतना अमाउंट जोड़ लेंगे। फिर आपको यहाँ दिख रहा है कि 85,8,514 रुपया 47 पैसा। फिर आप देख रहे हैं 28/4/2020 में एसएमएस का चार्ज कटा है 11 रुपए 80 पैसे, उसको आप इसमें घटा लेंगे। इस प्रकार से आपका एक बही खाता मेंटेन हो जाएगा। और बही खाता मेंटेन होने की स्थिति में कोई भी निरीक्षणकर्ता यदि जाता है तो आपसे ये चीजें मांगता है, तो आपको किसी प्रकार की असुविधा या यूं कह लीजिए शर्म या जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति हो उससे बच सकते हैं, यह जरूरी है। फिर आप लेजर खाता है, लेजर खाता में आप कौन कौन से अमाउंट के आप सामान लिए हैं, दिए हैं, उसका डिटेल इसमें आपको एक किनारे से दिख रहा है, जैसे डेट, पार्टिकुलर कौन से मद का कौन सा आप कितने अमाउंट का लिए हैं, क्रेडिट कितना है, बैलेंस कितना है, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कैश बुक, ये कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर विद्यालय में होना चाहिए, पहले भी लोग रखते हैं, आज भी इसमें वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कमी बेशी नहीं किया गया है, ये अक्षर से सेम पड़ा हुआ है। जैसे रिसिपिट, कितना आपको अमाउंट मिला, किस मंथ में मिला, डेट, कितना अमाउंट है, ये आप मेंशन कर लेते हैं। किस मद का खर्च किए हैं, कौन से बैंक का किए, एक किनारे से इसमें सब कुछ दिख रहा होगा आपको, और आप इसको मेंशन करने के बाद अपडेट कर लेंगे कैश बुक। कैश बुक मेंटेन करने के बाद आपका लेजर बुक, ये सारे मैच करने चाहिए, सब के सब आपके अपडेट होने चाहिए। गार्ड फाइल के ध्यानतव्य बिंदु, गार्ड फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्रमांक सहित बाउचर गार्ड फाइल में लगाना, यानी एक फाइल होती है उसमें केवल और केवल जितने भी सामान हैं उसके बिल वाउचर लगाए जाते हैं क्रमांक सहित। जैसे आप पहले जो सामान रखेंगे पहले लगाएंगे, दूसरे बाद उसके इस तरह से आप 1 बाय 1 आप उसको लगाते जाएंगे। यूं कह लीजिए एक रिकॉर्ड फाइल है, आप उसको मेंटेन करेंगे। क्रमांक सहित बाउचर गार्ड फाइल में लगाना, बाउचर पर पेड और कैंसिल्ड की मोहर सहित हस्ताक्षर, जिस भी बाउचर को आप पेमेंट कर लेंगे उस बाउचर को पेड एंड कैंसिल्ड, चाहे वह ग्राम प्रधान से, यानी आप एमडीएम का है तो एमडीएम में प्रधानाध्यापक और प्रधान जी का पेड एंड कैंसिल्ड का मोहर रहेगा। यदि वह बिल वाउचर एसएमसी का है तो एसएमसी के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के द्वारा यानी सचिव के द्वारा पेड एंड कैंसिल्ड की मोहर, सिग्नेचर, डेट सहित आप उसको मेंशन कर लेंगे। वाउचर को नीचे से ऊपर की ओर लगाना है, यानी अंत से आरंभ की ओर, सबसे पहले जो आप किएंगे उसको लेकर के अंत तक आप कर लेंगे। और इसको आप बाएं से दाएं की ओर वाउचर उसी गार्ड फाइल में चस्पा करते जाएंगे, जिससे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप का बिल वाउचर कोई मैच कराना चाहे कैश बुक से, चाहे वह आपका लेजर बुक से मैच कराना चाहे तो आप उसको दिखा देंगे, किसी प्रकार की असुविधा ना होगी। उपभोग प्रमाण पत्र, किसी भी मद का यदि आपने उपभोग कर लिया है उस समस्त का उपभोग प्रमाण पत्र हर बार मांगा जाता है। और इसके लिए आप विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत का नाम, उपभोग की अवधि, विकास खंड का नाम, मद का नाम, जैसे कंपोजिट ग्रांट का है, एसएमसी का है, एमडीएम का है, इस सब का हम मेंशन कर लेते हैं। क्रम संख्या, जैसा कि आपको दिख रहा है क्रम संख्या,
धनराशि प्राप्ति की तिथि यानी किस डेट में आपको कितना अमाउंट प्राप्त हुआ वह तिथि लिखेंगे, वह पर्टिकुलर धनराशि लिखेंगे। उपभोग का की जा चुकी धनराशि का विवरण यानी किस डेट में आपने कितनी अमाउंट का आपने उपभोग किया, इसको लिख लेंगे। उपभोग के पश्चात अमाउंट की स्थिति क्या है वह लिख लेंगे, चाहे वह उपभोग अवशेष में चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव। यदि आपका पूरा खर्च हो गया तो नील लिखा जाएगा। यदि उपभोग के पश्चात कुछ अवशेष धनराशि है तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। यदि आप किसी प्रकार का मद है एक्स्ट्रा खर्च किया गया तो उसमें माइनस में दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप लास्ट में प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर, एसएमसी अध्यक्ष का नाम एवं हस्ताक्षर लिख करके आप संबंधित प्लेस पे आप इसको जमा कर देंगे। और इसको मुख्यतः 2 प्रतियों में बनाई जाती है। एक जहां जमा करें वहां रिसीविंग जरूर रखें क्योंकि भविष्य में कभी भी मांगा जा सकता है। एमडीएम रजिस्टर, यह मुख्यतः सबसे बड़ी रजिस्टर है, मोटी सी रजिस्टर है, हर विद्यालयों में पड़ी रहती है। इसको सभी लोग भरते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि एमडीएम रजिस्टर में क्या क्या है, जैसे वर्ष, माह, विद्यालय का नाम, विद्यालय का स्तर, ग्राम पंचायत या वार्ड का नंबर, न्याय पंचायत, विकास खंड, नगर क्षेत्र, जनपद, नामांकित छात्रों की संख्या। यह आप हमेशा से भरते आ रहे हैं और इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके दूसरे पृष्ठ में हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम विद्यालय में दूसरा पेज खाली छोड़ दी जाती है जिसमें परिवर्तन लागत की स्थिति, रसोइया मानदेय की स्थिति, एमएमई की स्थिति या खाद्यान्न की स्थिति, यह मैक्सिमम विद्यालय में आपको खाली मिल जाता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे परिवर्तन लागत, माह के प्रारंभ में अवशेष, मध्याह्न भोजन तिथि में निधि में अवशेष, एमडीएम निधि में जो अवशेष है वह चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो। कैश इन हैंड, आपके पास उस पर्टिकुलर मंथ में कितना अमाउंट आपके खाते में है उसको लिख लेंगे। माह में प्राप्त धनराशि, यदि उस माह में कोई मद आपको मिला है उसको मेंशन कर लेंगे। मध्याह्न भोजन निधि में माह से आहरित धनराशि, उस माह में आप किसी प्रकार का आहरण कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं उसको मेंशन कर लेंगे। माह में व्यय धनराशि, टोटल कितना आपने उस माह में व्यय किया, इस प्रकार से आप लास्ट में देखेंगे। माह के अंत में कुल अवशेष, मध्याह्न भोजन निधि में अवशेष, इसको स्पष्ट जो नंबर लिखा गया है उसको आप लिखते जाएंगे। चाहे वह जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कह रहा है घटा देंगे, तो वो अमाउंट आपको सही सही आपको दिख जाएगा। ऐसा स्थिति होने पर आपको पीछे बहुत ज्यादा कोई भी निरीक्षण करता आता है तो बहुत कुछ आपको पीछे नहीं पलटने के लिए बोलेगा। आप एमडीएम का एक ही रजिस्टर में आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं और देख लेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट है, कितना देना चाहिए। ये क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा हम और देखते हैं कि खाद्यान्न की स्थिति में, खाद्यान्न की स्थिति में कुछ विद्यालयों में कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे जहां पे ग्राम प्रधान खाद्यान्न उत्थान करते हैं या ये कोटेदार आपको देते हैं तो अब पर्टिकुलर सही अमाउंट आपको नहीं बताते हैं कितना अमाउंट आपको प्राप्त हुआ। जब आपको टीआरजी भरने के लिए फॉर्म दी जाती है तो तमाम प्रधानाध्यापक द्वारा या डिमांड की जाती है, हमारे यहाँ हमको जानकारी नहीं है, तो शुरू में ही थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। सचेत रहने की स्थिति में आप देखेंगे कि भले अमाउंट आपको 5 कुंटल 10 किलो मिला तो 10 किलो अगर नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन कम से कम 10 किलो का अमाउंट आपको पता हो जाए तो आपका जो रिकॉर्ड होगा वह पूर्णतया सही और अच्छा बना रहेगा, किसी प्रकार का इम्बैलेंस की स्थिति नहीं आएगी। फिर कुछ इसमें दिया गया है, रसोइयों की संख्या मानकर सर कितना होना चाहिए, कितनी कार्यरत हैं, रसोइये के मानदेय की स्थिति, किस माह तक रसोइया मानदेय भेजा गया है वह लिख देंगे। पेयजल का स्रोत, आपके विद्यालय में पेयजल का स्रोत क्या है, नल है, रनिंग वाटर है यानी टोटी का पानी है या कोई अन्य स्रोत है उसको मेंशन कर सकते हैं।
फिर उसमें देखेंगे कि कितने कार्यरत है, उसका टेस्टिंग होता है कि नहीं, ये सब आप मेंशन कर ले देते हैं तो किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति से आप अच्छे से बच जाएंगे। आपको किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं करना पड़ेगा, सर ये हमसे नहीं हो पाया, हमसे गलती हो गई। उसके बाद में लास्ट में है प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, कार्यदायी संस्था के अध्यक्ष यानी एसएमसी या कह सकते हैं ग्राम प्रधान द्वारा लास्ट में हस्ताक्षर, और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की टिप्पणी। जब भी ये देखिए, जब भी आपके विद्यालय में कोई भी निरीक्षणकर्ता या आपके उच्च पदस्थ अधिकारी कोई जाते हैं तो एक बार मैं जरूर कहूंगा कि निरीक्षण पंजिका में उनसे बिना कोई झिझक किए जो भी टीका टिप्पणी करनी हो उनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए। वो जो भी करना होगा वो कर लेंगे, और अच्छा रहेगा तो भी, खराब रहेगा तो भी वहां मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि आपके विद्यालय पे सब कुछ अच्छा है और हो सकता है बगल वाले विद्यालय में कुछ खराब मिल जाए। तो बाद में जब वह सक्षम अधिकारी अपने ऑफिस में जाते हैं तो उस पे उनको कुछ न कुछ करना होता है बेहतर के लिए। तो जब उनको अपने आप को रिवाइज करते हैं तो मान लीजिए आपकी जगह दूसरे का रिवाइजेशन हो गया तो गड़बड़ क्या हो जाता, आपका अच्छा उस पे मेंशन हो गया, उसका खराब आप पे हो गया। तो आपको जब स्पष्टीकरण भेजी जाएगी तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो उनकी दी गई कारणों को आपको देना ही पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में यदि आप में लिखा गया है कि मान लीजिए आपके यहाँ भोजन खराब मिला, आपके यहाँ वो निरीक्षण के दौरान लिखे भोजन अच्छा मिला, तो आप उस अच्छा का रिकॉर्ड उनको प्रस्तुत कर देंगे, तब उन्हें एहसास होगा नहीं यहाँ की जगह वहां का था। थैंक यू। अब आगे के लिए हमारे बीच में एसआरजी टीम के श्री कृष्ण मोहन पटेल जी हैं, आपको अपने विचारों से संबोधित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जी सर। वरेश जी। साथियों नमस्कार। अभी तक इस वेबिनार पब्लिक कार्यशाला में आप धैर्यपूर्वक हमारे डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल स्किल को बता रहे वरेश कुमार और नागेंद्र चौरसिया जी को सुना। आशा है कि आप इन डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल स्किल के डेवलपमेंट वेबिनार के द्वारा अपने को उत्तम पा रहे होंगे। अभी कुछ क्वेरीज YouTube पे आ रही थी कि ये रजिस्टर हमें कब से प्राप्त होंगे। तो साथियों जो अभी तक आपको रजिस्टर गिनाए गए हैं, बुलवाएंगे उनसे, जो रजिस्टर आपसे बताए गए हैं उन रजिस्टर में जो हमारे प्रशासनिक अभिलेख है उसमें शिक्षक डायरी आपको विभाग से उपलब्ध कराई जाएगी। उपस्थिति पंजिका के बारे में वरेश जी द्वारा कहा गया है, इसमें एक बात निश्चित रूप से आप ध्यान दे देंगे कि उपस्थिति पंजिका अब विद्यालय में एक ही बनेगी, वरिष्ठता क्रम में बनेगी। कंपोजिट है तो जूनियर के हेडमास्टर से लेते हुए नीचे रसोइया तक बनेगी। ये अभी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। प्रवेश पंजिका आपके विद्यालय में है, वो जैसे नियत तरह से चलती आ रही है, अभी कोई इसकी निश्चितता नहीं है। इसमें आगे एक है कि समेकित निःशुल्क सामग्री विपणन पंजिका, ये आपको विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। जितने भी प्रकार के समेकित निःशुल्क होंगे वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और जैसा कि वरेश जी ने बताया कि इसी क्रम में आपको सभी प्रकार के समेकित निःशुल्क को भरते हुए आगे की ओर बढ़ना है।
अगले क्रम में आपको बताया गया है कि आपको एक बैठक पंजिका मिले। तो यहाँ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा बैठक पंजिका। यहाँ सभी प्रकार की बैठक की पंजिका विद्यालय में एक ही होगी। आप किसी प्रकार की भी बैठक करा रहे हो, जनपहल की बैठक करा रहे हो, एसएमसी की बैठक करा रहे हो, सभी प्रकार के बैठक इसी में होंगे। इसको जोड़ते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। जो फाइनेंशियल स्किल में अभी आपको श्री नागेंद्र जी बता रहे थे कि कंपोजिट ग्रांट के धन का उपयोग हम कैसे करेंगे, तो उसमें उन्होंने बताया कि 1 से 20,000 रुपए तक आपको नॉन कोटेशन, और उसके बाद आपको 20 से 1 लाख तक कोटेशन, और उसके आगे 20 से 1 लाख तक नॉन कोटेशन और कोटेशन और टेंडर, 1 लाख से ऊपर टेंडर। इसके भी बैठक आपको इसी बैठक पंजिका में ही दर्ज करनी है। नॉन कोटेशन के लिए तो ऐसे कोई विधि नहीं है। आपने यूजेबल नॉन यूजेबल वस्तुओं को खरीदा और उसको अपने, जैसे इन्होंने फाइनेंशियल स्किल में आपको बताया है कि उसमें आप उस रजिस्टर में आप दर्ज करेंगे जो आपकी स्टॉक पंजिका है। तो स्टॉक पंजिका में भी 2 चीजें होती हैं, एक जो आपके खत्म होने वाले सामान होते हैं और एक लगातार चलने वाले। जैसे झाड़ू आपने खरीदा तो उसको एक तरफ मेंशन करेंगे, आपने पंखा खरीदा तो एक तरफ मेंशन करेंगे, चटाई भी आपको यूजेबल में भी आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस प्रकार का अगर आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसका आपको कोटेशन या टेंडर देना हो, तो कोटेशन और टेंडर की भी बैठक होती है। जैसा आपको मालूम होगा कि नागेंद्र जी ने बताया है कि सबसे पहले हम कोटेशन करने के लिए या टेंडर करने के लिए क्रय समिति का गठन करते हैं। क्रय समिति के गठन के पूर्व ही हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि आज दिनांक फला को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एक बैठक आहूत की गई है जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए हैं, और यह प्रस्ताव आपको उसमें बैठक पंजिका में दर्ज करनी होगी। प्रस्ताव अध्यक्ष के अनुसार बढ़ाए घटाए भी जा सकते हैं। यह इस प्रकार के प्रस्ताव आप वैसे तो 3 दिन पहले तक निकाला जाता है, बट यदि आप जिस दिन आप प्रस्ताव लिख रहे हैं उस दिन भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यह भी मैं आपको बता दूं, यह भी बैठक पंजिका में ही दर्ज होगा। क्रय समिति का गठन, इसके बाद एक दूसरा बैठक होता है कि क्रय समिति के गठन में आप जान रहे होंगे कि क्रय समिति के गठन किया जाता है जिसमें आपके एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं, प्रधान द्वारा नामित सदस्य होते हैं, आपके हेडमास्टर होते हैं, और इस तरह से 5 एक अभिभावक, महिला अभिभावक होती है। इस तरह 5 लोगों को लेकर एक क्रय समिति का गठन किया जाता है। ये भी आपको उस बैठक पंजिका में ही दर्ज करना है। दूसरा, कोई कोटेशन या कोई निविदा है उसका आमंत्रण आप करते हैं कि आप प्रसारित करवाते हैं। आप जानते हैं कि कोटेशन और टेंडर में यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि कोटेशन में आप सीधे तौर पे कोटेशन निकाल के और कार्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं, जबकि टेंडर में आपको कम से कम लोकल अखबारों में इस तरह से आपको विज्ञप्ति करानी पड़ती है कि इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है और इसमें आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद हम एक और उसमें बैठक रजिस्टर में यही करते हैं कि फर्म का चुनाव करते हैं कि अमुक अमुक फर्म आज भाग लिए और इस फर्म में से इस फर्म को इसका चुनाव किया जाता है। उसके बाद उससे उस फर्म से हम वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं और फिर उसमें जांच या आकलन की बैठक की जाती है और लास्ट में वितरण किया जाता है और अंत में ये उपभोग प्रमाण पत्र के बारे में नागेंद्र जी ने बताया है। तो ये जितने प्रकार के बैठक करेंगे उतने प्रकार के बैठक आपको उस बैठक रजिस्टर में ही दर्ज करने होंगे। यह निश्चित तौर पे ध्यान दे दीजिए कि अभी यही प्रणाली चल रही है, बट आने वाले दिनों में यह प्रणाली भी रोकी जाएगी। अब आपको जो भी ये इनको भुगतान करना होगा वो चेक के माध्यम से नहीं करना होगा, बल्कि उसको जो फंड मैनेजमेंट सिस्टम है उसके द्वारा इनका भुगतान होगा। तो एक कोटेशन में जो निविदा का जो फर्म का चुनाव करते हैं तो फर्म का चुनाव भी आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस फाइनेंशियल स्किल को समझने में आसानी होगी
यदि आपको इसमें कोई किसी प्रकार की असुविधा होती है तो हमारे एक्सपर्ट टीम बरेश कुमार जी, नागेंद्र चौरसिया जी और आपके SR जी टीम में सत्यप्रकाश वर्मा, लोकुश वर्मा और मैं स्वयं कृष्णमोहन पटेल उपस्थित रहूंगा। आप किसी समय हमें कॉल कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के बैठक रजिस्टर या रजिस्टर भरने में कोई असुविधा हो रही है, शिक्षक डायरी भरने में असुविधा हो रही है, तो आप हमें कह सकते हैं। इस बीच हमारे खंड शिक्षा अधिकारी परतावल भुगली जुड़े हुए हैं और मैं बरेश जी से चाहूंगा कि आप उन्हें आमंत्रित करें जिससे हमारे श्रोताओं को ऊर्जा मिल सके। धन्यवाद बरेश जी। धन्यवाद कृष्णमोहन जी। आपने जो भी चीजें छूट गई थी उसके बारे में बताया। हमारे बीच में हमारे एसडीआई साहब परतावल श्री श्याम सुंदर पटेल जी जुड़े हुए हैं। विशेष आग्रह पर समापन सत्र के समय पर उनको हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि उनका बहुमूल्य जो सुझाव होंगे और जो अनुभव है वो इस संबंध में साझा करेंगे और हम सभी को आशीर्वाद देंगे। श्याम सुंदर पटेल जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें कि सर अपने अनुभव इस डॉक्यूमेंटेशन एवं फाइनेंशियल स्किल जो इस विद्यालय में अभिलेखीकरण एवं वित्तीय दक्षता के ऊपर हम जो टाइम एंड मोशन स्टडीज के जो शासन द्वारा निर्देश है 14 रजिस्टर के बारे में हम लोगों ने शिक्षकों को, हेडमास्टरों को बताया है। मैं चाहूंगा कि आप अपना अनुभव शेयर करें सर। अधिकारी सर जुड़ चुके हैं। जब तक हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हम सर जुड़ गए हैं। सर अभी जुड़ रहे हैं, शायद उनका हाँ सर शायद जुड़ चुके हैं सर। मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी परतावल श्री श्याम सुंदर पटेल जी को आमंत्रित करता हूं सर अपने अनुभव, अपने विचार इस डॉक्यूमेंटेशन एवं फाइनेंशियल स्किल एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में अपने विचार, अपने अनुभव रखें सर। हम लोग को सर आवाज मेरी आपको मिल पा रही हो? श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी आवाज मिल पा रही हो सर? अपनी बात रख सकते हैं। सर अपनी बात रखें सर। ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, ऑडियो नहीं ऑन हो पा रहा है, ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर का ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा। जब तक ऑडियो ऑन होता है, कनेक्ट होते हैं, जब तक मैं आपका ध्यान आकृष्ट एक और बिंदु पर कराना चाहूंगा। जैसा बरेश जी चाह रहे थे कि आपको जो शिक्षक डायरी होगी वो आपके लिए बहुत अहम होगी। तो साथियों एक निवेदन मेरा ये है कि एक नए तरह का प्रयोग है और इसका पूरा श्रेय आपको ही जाएगा। यही जी सर, मैं बीच जो शिक्षक डायरी उपलब्ध होगी उसमें आपको अंत में एक पेज मिलेगा जिसमें आपको देख पाएंगे कि उसमें लिखा होगा कि एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं वो हमेशा क्वेरी करते हैं कि हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हमसे क्या क्या वार्ता कर सकते हैं। आ गया जी सर, हमारे बीच हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद है। सर ऑडियो ऑन कर लीजिए सर, ऑडियो ऑन कर लीजिए सर, ऑडियो ऑन कर लीजिए।
जी जी जी, हो गया सर। हाँ आवाज जा रही है? जी जी आ रही है सर। आवाज जा रही है? जी आ रही है सर। अच्छा। जी। इस मीटिंग में जुड़ने वाले सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज किए हैं उनको सभी पूरी टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन है और अभी कुछ देर तक मैं सुन रहा था, उस पे था, यूट्यूब पे था, जिसमें हम शो नहीं हो रहे थे लेकिन सुन रहे थे जो भी बातें बताई जा रही हैं। आवाज जा रही है ना? जी जी आ रही है सर। आ रही। तो जो भी आप लोगों द्वारा बताया जा रहा था बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। हम अध्यापकों से गुजारिश करेंगे कि वो सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि बाद में एक एक बात पूछी जाएगी कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को भी शेयर कर देंगे कि ये बातें बताई गई हैं। बहुत ही गंभीर बात बताई जा रही है, कैसे रजिस्टर रखना है, कैसे और काम करना है। सब कुछ जो भी आपके योग्य एसआरजी हैं और आपके आरपी हैं बताया गया है वो आप तक अपने शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों को एक माध्यम मिला हुआ है जिसके माध्यम से पूरे जिले के अध्यापक एक दूसरे से रूबरू हो ले रहे हैं और जो भी बताया जा रहा है उसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो है स्टार्ट कर दिए हैं, ले दे रहे हैं कि क्या बात बताई जा रही है, तो उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि अभी जो आपके बड़े जी बता रहे थे, इससे पहले कृष्ण मोहन जी बता रहे थे, तो जो बात मैं सुन रहा था वो गंभीर बात है कि कैसे रजिस्टर रखना है, कितना रजिस्टर रखना है। अभी यही नहीं पता है कि कितना रजिस्टर बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये काम हो नहीं पाएगा। इसके लिए मीटिंग भी की जाए, मुझे लग रहा ब्लॉकों पे बैठा के इसी कृष्ण मोहन जी और आप लोगों के आमने सामने वाली भी मीटिंग करा दी जाए और हर ब्लॉक में सभी शिक्षा अधिकारियों से मैं कहूंगा मीटिंग जो है प्रधानाध्यापकों की, क्योंकि पूजा है लोगों को यही नहीं चल पाता है कि हमको हमें करना क्या है। वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं, रोज हम लोगों की मीटिंगें हो रही हैं और उसमें हर चीज पूछी जा रही है। अभी रोज पूछा जा रहा है कि बीओ द्वारा मीटिंग की गई कि नहीं, आपने प्रतिभाग किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें। तो मीटिंग तो इसके माध्यम से हो ही रही है, तो उसको बताना ही है कि हो रही। लोग गंभीरता को नहीं ध्यान, उस पर नहीं अमल कर रहे हैं, जिससे हमको परेशानी हो रही है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट समय से नहीं आ पा रही है, जो हमारे डॉक्यूमेंटर हैं विद्यालयों पे जा रहे हैं उनको जो चीजें चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है, तब उनको जो है, जबकि काफी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद भाइयों को, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कि जो भी अब एक दिन गए थे जहाँ बेर्राई लोग, और काफी वहाँ दिक्कतें थी, लेकिन जो अध्यापक आए थोड़ा लेट आए, बाद में हमारी, मैं सुन रहा था यूट्यूब के माध्यम से ही, आप लोगों ने काफी तारीफ किया। जबकि मैं गया तो आप लोगों को देख के गया, मैं पहचान नहीं पाया कि आप लोग हैं। मैं कार रोक के जो है और पूछ के गया कि कोई अध्यापक है कि नहीं है, बाद में मुझे पता चला ये आप लोग थे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात है कि आप लोगों ने इतना बड़ा सपोर्ट किया कि बाद में भी आधे घंटे लेट तक बैठे रहे, बैठ के जो है पूरे उस स्कूल के बारे में। लेकिन मेरा वो स्कूल अच्छा है, सभी अध्यापक अच्छे हैं वहाँ के, इसलिए अच्छा लगा कि आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया। तो सभी अध्यापकों से ये कहना चाहेंगे कि जो भी आपके यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको प्रताड़ित करने के लिए जा रहा है, वो उनका एक मिला हुआ है कि सबको 30, 20, 40 निरीक्षण करना है, उसी के तहत लोग जा रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में अध्यापक ने बताया कि सर बहुत अच्छा सपोर्ट किए, और आप लोगों ने बताइए नहीं कहीं मीटिंग में कहा कि आज हम लोग गए थे तो बहुत लेट से अध्यापक, आप लोगों ने वहां की केवल अच्छाइयां ही बयान किए। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि जो अच्छी चीजें हैं इससे अध्यापक हमारे जो है हतोत्साहित न हो बल्कि उत्साहित हो रहे हैं कि आप लोग इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और हम अपने एआरपी भाइयों से भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी सभी अध्यापकों को कोऑपरेट करें, और जहां भी वो जाएं अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो उनको उसको बुला के समझाएं, कोऑपरेट करें। क्योंकि जब तक हम लोग अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक हम उनको पूरी बात उनके तक पहुंचा दें कि उनको करना क्या है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे मीटिंग के माध्यम से, चाहे रूबरू होके निरीक्षण करके, पर्यवेक्षण करके, जैसे भी हो सभी अध्यापकों तो ये बात पहुंचा दी जाए कि हमको आगे करना क्या है, हमारे एसपीडी सर का, महानिदेशक महोदय का क्या उद्देश्य है। ये सभी पीछे, ये अगर हम प्रत्येक अध्यापकों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपने जिले को जो है 1 नंबर पे ले आने में
पीछे नहीं रहेंगे। कई मामलों में हमारा जिला जो है पीछे आ जा रहा है। आप लोग समय से बता देते हैं तो हम लोग अपने अध्यापकों के सहयोग से ही फिर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा ये समय से हम लोगों को बताया जाइए, इसमें हम से काम करेंगे। तो भी कहीं दिक्कत आए करके हमको बता दें सर, इसमें क्योंकि भाई देख ही रहे 12 तो लेकिन भाई आपको हमारे भाई आप जान ही रहे हैं, अगर हमको तत्काल बताया भी है, लेकिन कहीं से जागरूक है, चाहे हमारे साहब सभी लोग जिले को एक नंबर करने का प्रयास करें, तो कहीं से हम लोग भाई हैं वो बढ़िया से तो ज्ञान नहीं जानते। हम लग रहा है लिंक टूट गया है सर का। तो हमारे बीच में हमारे बीओ साहब प्रताप गुगली उपलब्ध थे और निश्चित रूप से उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की, हमारे एसआरजी टीम की सराहना की। विद्यालय के अवलोकन के दौरान जो पाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। साथियों, हमारे पटेल जी भी आगे कुछ और बोलना चाह रहे हैं। मैं दो चीजें थोड़ा बोल दूं सर। मैं जो चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि ये कब तक प्राप्त होंगे सर, जो ये 14 रजिस्टर हैं ये आप लोग को प्राप्त होंगे सर शासन द्वारा, जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है। कब होंगे सर इसका भी कोई हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि ये पूर्व तैयारी की जा रही है कि जो रजिस्टर आपके पास उपलब्ध कराए जाएंगे उसको कैसे भरना है, कैसे रखना है, इसलिए ये प्रशिक्षण आपको हो रहा है। दूसरी बात, दो चीजें इसमें और पूछी गई हैं। एक हमारे साथी ने किसी पूछा है कि 20,000 रुपए का खर्च अगर होगा किसी एक काम पर तो टेंडर करना है। नहीं साथियों, 20,000 के खर्च पर हमें कोटेशन प्राप्त करना है और वो कोटेशन 3 कोटेशन प्राप्त अनिवार्य रूप से करने होते हैं किसी काम को करने के लिए। 20,000 से कम में भौतिक सत्यापन के आधार पर कर दिए जाते हैं। जी, पुनः हमारे एसडीआई साहब जुड़ गए हैं, शायद किसी कारण से टूट गया था। जी सर। हाँ, प्रणाम सर। तो साथियों, जैसा बता रहा था कि 20,000 से लेकर 1 लाख तक कोटेशन होता है और 1 लाख से ऊपर जो है टेंडर करना होता है। शिक्षा अधिकारियों को तो पता हो गया था। गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, भिटौली में भिजवा दे रहे हैं। जी पटेल सर, किसी को बोलवा दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था आपसे कि एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्य आपके किस ग्रुप में था? हमने तो डाला ही नहीं किसी ग्रुप में। किन बातों को आपसे शेयर कर सकते हैं तो आप देखेंगे तो शिक्षक डायरी में आप पाएंगे कि सबसे प्रथम बिंदु ही है कि क्रियाशील पुस्तकालय। हमारी डाइट मेंटर की टीम, हमारे एआरपी की टीम, एसआरजी की टीम जहां भी जा रही है, अध्यापकों से एक बार वार्ता जरूर कर रही है कि ये बच्चों तक पुस्तक पहुंचने के लिए सुलभ साधन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। जैसे आप दोस्तों आप जान रहे होंगे कि पुस्तकें हमें 2 साल से लगातार मिल रही हैं, बट किसी न किसी कारण से पुस्तकें बच्चों तक स्वतंत्र रूप में नहीं पहुंच पाती। यदि पुस्तकें स्वतंत्र रूप से बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी, उनको चयन करने की आजादी नहीं मिलेगी, तो उन पुस्तकों का जो चित्रमय पठन की एक संकल्पना की गई है वो फेल रहेगी। हम यदि बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराते रहेंगे तो बच्चे उसमें अपनी रुचि व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये निश्चित नहीं है कि कोई एक इसका निश्चित एजेंडा है कि पुस्तकें इसी तरह प्राप्त होंगी। आप सबके विचार आमंत्रित हैं और सबके मन से अगर विचार आते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जनपद बहुत अग्रणी होगा। तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि क्रियाशील पुस्तक के बारे में, अपने विद्यालय में पुस्तकालय के बारे में अपनी रुचि या अपने क्रियाकलाप को अपने एसआरजी से जरूर शेयर करें। दूसरा बिंदु एक है कि मॉड्यूल की गतिविधियां। तो मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा इसमें कि जो
आपको 3 पुस्तकें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मिली हुई हैं। इनमें हर जगह आप देखेंगे तो पाएंगे कि गतिविधि लिखी हुई है। अब गतिविधियों के बारे में आपकी अपनी समझ और गहरी होती जाए, इसके लिए हम लोग लगातार सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हैं। जो विद्यालय बंद है फिर भी हम आपके विद्यालय तक पहुंच रहे हैं, आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने किसी कक्षा के लिए, किसी पाठ के लिए यदि कोई गतिविधि तैयार की है, जैसा कि हमारे आधारशिला में है कि उसमें आप ई पे कितना समय देंगे, आर पे कितना समय देंगे, मतलब एक्सपीरियंस पे, रिफ्लेक्शन पे, एप्लीकेशन पे एंड कंसोलिडेशन पे। और आपने क्या सोचा उसके बारे में, क्या आपने कोई गतिविधि तैयार की है, तो ये मॉड्यूलों को आप पढ़ते रहिए और जाने वाले अपने एआरपी साथियों से आप जरूर अवगत कराएं कि सर मैंने कक्षा 3 के पाठ अमुक के बारे में मैं ये गतिविधि तैयार कर दी है, जरा इसका ई सुन लीजिए आप। तो इससे एक हमारे जनपद में एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास गतिविधियों का एक संग्रह हो जाएगा। और जैसा कि हमारा डायट सोच रहा है कि अगर गतिविधियों का संग्रह हो जाए तो हम एक पुस्तिका का कि जनपद महाराजगंज में बनाई गई गतिविधियों का विमोचन भी करवाएंगे, जिसमें आपका नाम होगा, आपके विद्यालय का नाम होगा। तो साथियों मैं ये चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पहुंचता है तो अपनी सारी सूचनाएं देने के बाद अपनी जिज्ञासा भी इस पे व्यक्त करें। और इसके आगे आपको जो सो पीटीएम और एसएमसी की बैठक है, इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो साथियों इसमें कुल लगभग 7 बिंदु दिए हुए हैं, लेकिन अभी कोविड का समय चल रहा है तो मैं निश्चित तौर पे आपसे यही कहना चाहूंगा कि शिक्षक डायरी तो मिली नहीं है, बट शिक्षक डायरी आपको मिल ही जाएगी। लेकिन इसमें दिए गए बिंदुओं को अभी से हम आत्मसात करते रहें, कम से कम 1-2 बिंदुओं को ही आत्मसात करें, तभी हमारा जनपद अन्य जनपदों से बेहतर आगे जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः रेफर करता हूं कि बरेश जी अपनी बातें अगर और कुछ बताना चाहें तो बताएं, और नहीं तो मैं फिर इस प्रशिक्षण को आगे की ओर रेफर करता हूं। बरेश कुमार जी। जी धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथियों 2 चीजें हैं जो बतानी थी इसमें कि एक तो जो आप लोग को कंपोजिट ग्रांट प्राप्त हो रहा है विद्यालयों में, उसमें 10% जो है 10% जो है स्वच्छता पर खर्च करना है। ये अनिवार्य रूप से कुछ चीजें बतानी थी आपको कि स्वच्छता पर खर्च करना है। दूसरा जो है एक MME करके जो है वो एक कॉलम होता है MDM रजिस्टर में, तो वो है मेंटेनेंस ऑफ मिड डे मील इक्विपमेंट्स, MME उसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ मिड डे मील इक्विपमेंट। तो साथियों हेलो जी 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 तो साथियों उम्मीद है आप लोगों को प्रशिक्षण कुछ लाभदायक लगा होगा। कुछ फीडबैक्स फॉर्म आपके बीच में जा रहे हैं, आपके फीडबैक से हमें इस प्रशिक्षण की अहमियत पता चलेगी। सत्का जी हैं अभी, तो उनको करा देते हैं ना सत्का जी से। तो मैं अंत में अपने बीओ साहब से परमिशन लेते हुए मैं सत्यप्रकाश वर्मा जी हमारे एसआर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि वे कार्यक्रम की समाप्ति करने की कृपा करें। एसआर जी सत्यप्रकाश वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने थोड़ा सा समय मुझे भी दिया। मित्रों ये सारी चीजें बड़ी ही उपयोगी रही और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नई सूचनाएं आप सबको प्राप्त हुई, और इसके साथ हमें बीओ प्रतावल सर का आशीर्वाद भी मिला, और हमें उम्मीद है कि हम लोग आगे से इन चीजों से और लाभान्वित होकर के और ज्यादा इनरिच हमारे विद्यालय करने की कोशिश करेंगे। और सपोर्टिव सुपरविजन में जो भी चीजें, जो कमियां दिखती हैं, उनको हम सब लोग मिल करके एक अभियान चलाते हुए उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग बड़े ही तन्मयता से इस प्रशिक्षण में जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और पूरी डायट टीम को जिसने इतना हाईटेक प्लेटफॉर्म हमें दिया, आपका भी बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है।
हम फिर बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।